नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज बच्चों हम तृतीय वर्ष कला के इतिहास के अंतर्गत पेपर फर्स्ट में यूनिट 4 के अंतर्गत राजस्थान में मराठों का प्रवेश, कारण और प्रभाव, इसके दूसरे भाग को आज हम उसके अंतर्गत हम राजपूताना में मराठों के आक्रमण के जो प्रमुख कारण हैं या प्रमुख आक्रमण हैं उनको हम देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने राजपूताना में मराठों के प्रवेश के कारणों पर चर्चा की थी और इसमें आज हम राजपूताना में मराठों के प्रमुख आक्रमण कौन से हुए और इन आक्रमणों का राजस्थान में मराठों के आगमन का या आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा, इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो राजपूताना में मराठों के प्रमुख आक्रमण, उनमें बूंदी का गृह कलह है और बूंदी के गृह कलह के संबंध में जैसे हमने चर्चा की थी पहले कि सवाई जयसिंह ने बूंदी राज्य पर अपना प्रभाव जमाते हुए उस समय आक्रमण किया था और जब उसका शासक बूंदी से बाहर था तो जयसिंह ने बूंदी की गद्दी पर दलेल सिंह को बिठा दिया था। जयसिंह के मालवा जाने के बाद बुद्ध सिंह ने अपने पैतृक राज्य को पाने की आशा से बूंदी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन बुद्ध सिंह को इस आक्रमण में हार का सामना करना पड़ा। तो जयसिंह ने कुछ समय पश्चात बूंदी आकर दलेल सिंह का विधिवत राज्यारोहण किया। 1732 ईस्वी में अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह दलेल सिंह के साथ कर दिया और 1730 में बुद्ध सिंह की मृत्यु हो गई। बुद्ध सिंह की कच्छावा रानी ने फिर 6 लाख रुपए का मराठों को लालच दिया और मराठों से सैनिक सहायता प्राप्त की। उस समय 1734 ईस्वी को होलकर और सिंधिया के कमान में नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर चढ़ाई की और बुद्ध सिंह के पुत्र उमेद सिंह को बूंदी के सिंहासन पर बैठाकर वो लौट गए। मराठों के वापस जाते ही जयसिंह ने बूंदी पर आक्रमण कर दिया और दलेल सिंह को पुनः बूंदी का शासक बना दिया। मराठों ने जयसिंह के शासनकाल में बूंदी की राजनीति में फिर हस्तक्षेप नहीं किया। जयसिंह की मृत्यु के बाद बुद्ध सिंह के पुत्र उमेद सिंह ने बूंदी को प्राप्त करने के लिए पुनः संघर्ष आरंभ कर दिया और इस समय कोटा का दुर्जन साल भी उसके पक्ष में था। 1744 ईस्वी में उमेद सिंह ने बूंदी को हस्तगत कर लिया। दलेल सिंह को तारागढ़ में आश्रय लेना पड़ा। जब जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह को इसकी सूचना मिली तो उसने मराठों की सैनिक सहायता से उमेद सिंह को पुनः बूंदी से बाहर खदेड़ दिया और कुछ समय बाद उमेद सिंह पुनः बूंदी को अधिकृत करने में सफल रहा, लेकिन उसका अधिकार मात्र 16 दिन का रहा। पुनः जयपुर की सेना ने उसे बूंदी से निकाल दिया और उमेद सिंह ने आशा नहीं छोड़ी और अपना संघर्ष जारी किया। उसने इसके लिए मराठों से सैनिक सहायता भी क्रय की। अंत में 1748 ईस्वी में उसे बूंदी की सत्ता प्राप्त हुई और उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ, लेकिन उसे मराठों को बहुत सारा धन देना पड़ा और निरंतर अदा करता भी रहना पड़ा। तो बूंदी की कलह ने राजपूताना में मराठों को हस्तक्षेप का तो मौका दिया ही और इस तरह से मराठों के प्रमुख आक्रमणों का कारण भी बूंदी का गृह कलह बन गया था। दूसरा जो अन्य आक्रमणों में प्रमुख है उसमें है जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की बहन के साथ इस शर्त के साथ विवाह किया था कि उससे उत्पन्न पुत्र उसके राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। तो जयसिंह ने भावी गृह युद्ध का मार्ग इसी शर्त के साथ प्रशस्त कर दिया था। 1743 ईस्वी में जयसिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में सिंहासन पर बैठने के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। जयसिंह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह जयपुर का शासक बना, किंतु मेवाड़ राजकुमारी से उत्पन्न माधो सिंह ने ईश्वरी सिंह से आधे राज्य की मांग की। इस मांग को ईश्वरी सिंह ने अस्वीकार कर दिया। माधो सिंह ने अपने मामा मेवाड़ के जगत सिंह के साथ परामर्श कर मराठों से सैनिक सहायता क्रय की और उन्हें 20 लाख रुपए देने का वचन दिया। मल्हार राव होलकर ने माधो सिंह का साथ देने का वादा किया और उधर ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया का सहयोग प्राप्त कर लिया था और 1745 ईस्वी में माधो सिंह ने मेवाड़ की सहायता से
जयपुर पर आक्रमण किया और इस संघर्ष में माधो सिंह परास्त होकर भाग गया था। 1747 ईस्वी में पुनः माधो सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई की और इस संघर्ष में ईश्वरी सिंह को विजय प्राप्त हुई। इस आपसी संघर्ष में मराठों को धन लूटने का सुअवसर प्राप्त हो गया। तो ये आगे भी इसी तरह का इनका जयपुर के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप और युद्ध में धन लूटना, ये इनका प्रमुख हथियार बन गया था। यदि हम अगला लें मराठे और मारवाड़, तो यहाँ भी हमें इनके बीच में ये सारे आक्रमण के आकर्षण दिखाई देते हैं। मारवाड़ पर महाराजा अजीत सिंह का जो पुत्र था अभय सिंह, उसका शासन हमें मिलता है 1724 से 1740 ईस्वी तक। और उसका जो महत्वाकांक्षी भाई था बखत सिंह, वो नागौर का शासक था, लेकिन वह जोधपुर पर कब्जा करने का अवसर ढूंढता रहता था। 1735 ईस्वी में मल्हारा होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठों ने जोधपुर पर आक्रमण किया। उन्होंने मेड़ता के शहर में लूट खसोट की, दुर्ग की घेराबंदी की। राठौड़ों ने भयंकर संघर्ष के बाद मराठों को मेड़ता से भगा दिया। पेशवा ने इन परिस्थितियों को देखकर दोनों को वापस दक्षिण बुला लिया। 1740 ईस्वी में जून में अभय सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र राय सिंह जोधपुर का स्वामी बना। लेकिन 1750 ईस्वी में ही महत्वाकांक्षी बखत सिंह ने राय सिंह को हराकर जोधपुर राज्य पर कब्जा कर लिया। राय सिंह जयपुर भाग गया और मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न में लग गया। 1752 ईस्वी में भक्त सिंह ने अजमेर को भी हथिया लिया, लेकिन अजमेर पर भक्त सिंह का कब्जा हो जाने से मराठे उससे नाराज हो गए, क्योंकि वे अजमेर पर अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहते थे। इसलिए फिर सिंधिया ने राय सिंह को मदद देने का वचन दे दिया। और जब जयप्पा सिंधिया निजाम के पुत्र गाजीउद्दीन को लेकर दिल्ली जा रहे थे, तब 1752 ईस्वी में वे राजस्थान पहुंचे और राय सिंह की विनती पर कुछ मराठे सैनिकों को भक्त सिंह पर आक्रमण करने के आदेश दिए। इन सैनिकों को भक्त सिंह ने खदेड़ दिया और इस समय सिंधिया को दक्षिण जाना आवश्यक हो गया था। तो उस समय वो शांत रहा। 1752 ईस्वी में भक्त सिंह की मृत्यु के बाद उसका लड़का विजय सिंह जोधपुर का स्वामी बना। राय सिंह ने मराठों से सहायता प्राप्त करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। तो ये जो सारी घटनाएं हैं, इनसे हमें ये लगता है कि उत्तराधिकार को लेकर और राजगद्दी को प्राप्त करने में जब ये खुद सक्षम नहीं होते थे, तो मराठों को धन देकर वो यहाँ पर बुलाते थे और मराठा भी उन युद्धों में भाग लेते थे और उसके साथ साथ अपने स्वार्थ सिद्धि भी करते थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि शर्त के अनुसार अजमेर का दुर्ग और सूबा मराठों को देना पड़ा था। फिर 50 लाख रुपए जुर्माने के रूप में भी देने का वचन पूरा करना पड़ा था। आगे चलकर 25 लाख की प्रथम किश्त पहले साल और शेष किश्तें 2 साल में देने का फिर इनको वादा करना पड़ा था। इसके अलावा जालोर का जो नगर था, आधा मारवाड़ राय सिंह को देना पड़ा। संधि के बाद मराठे वापस चले गए, लेकिन विजय सिंह को हमेशा राय सिंह के प्रति आशंका रहती थी, अतः उसने राय सिंह को दिए गए परगनों को छीनने का प्रयास किया, लेकिन मराठों के भय और दबाव के कारण वह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ। 1772 ईस्वी में राय सिंह की मृत्यु ने उसके उद्देश्य को और सफल बना दिया। तो ऐसे मराठे और मारवाड़ में भी युद्धों का कारण ही ये उत्तराधिकार संघर्ष रहा। लेकिन मराठों को मेवाड़ में भी देखते हैं तो मराठों की शक्ति का प्रसार उत्तर भारत की तरफ राजपूतों के लिए एक विकट समस्या बन गई थी। मालवा में मराठों के उपद्रवों का दुष्प्रभाव मेवाड़ पर पड़ा और मेवाड़ की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए महाराणा संग्राम सिंह ने मुगल दरबार में स्थित सरदारों और सेना नायकों को बार बार मराठों के प्रति आगाह किया, लेकिन पतनोन्मुख मुगल सत्ता मालवा में पैर फैलाती मराठा शक्ति को खदेड़ने में नाकाम रही। अतः मालवा में अपनी नींव को मजबूत बनाकर मराठों ने अपने कदम राजपूताना की तरफ बढ़ाए। वास्तव में राजपूत शासकों के गृह कलह ने मराठों को राजपूताना में हस्तक्षेप का
सुनहरा अवसर दे दिया। जो सर्वप्रथम हमें बूंदी राज्य के आपसी झगड़े में मराठों ने एक पक्ष के सहयोगी के रूप में हस्तक्षेप करना आरंभ किया और राजपूताना में प्रवेश के साथ उन्हें राजपूत शासकों की शक्ति की हीनता का अनुभव हो गया था। इसी के बाद महत्वाकांक्षी पेशवा बाजीराव ने 1753 ईस्वी में उत्तर भारत की ओर प्रस्थान किया और उदयपुर पहुंचकर उसने महाराणा को चोट देने का बाध्य किया। अतः मराठों को प्रथम बार महाराणा की तरफ से चोट मिलना आरंभ हो गया और जब 1741 ईस्वी में शाही फरमान के अनुसार मराठों का अधिकार मालवा पर हो गया तो मराठों को मेवाड़ की सीमा में घुसकर लूटपाट करने का भी अवसर प्राप्त हो गया। तो प्रारंभ में हम देखते हैं कि मेवाड़ के सैनिकों ने मराठों को अपनी सीमा से बाहर निकाल दिया, लेकिन बाद में मेवाड़ की आपसी कलह ने मराठों को पुनः मेवाड़ में प्रवेश का अवसर दिया। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर में हुए गृह युद्ध में महाराणा जगत सिंह ने अपने भांजे माधो सिंह को समर्थन दिया था। अपने भांजे माधो सिंह को जयपुर की गद्दी पर आसीन कराने के लिए मराठों को लालच देते हुए माधो सिंह की सहायता के लिए आमंत्रित किया, जिसके परिणाम स्वरूप मराठों को मेवाड़ में हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हो गया था। यहीं हम देखते हैं कि ये जो सारे संघर्ष थे, इन संघर्षों ने धीरे धीरे राजपूत शासकों में ये स्पष्ट कर दिया था। यदि आगे हम देखें तो ये स्पष्ट कर दिया था कि मराठे राजस्थान में प्रविष्ट हो रहे हैं और आपस में एक दूसरे को लड़ा रहे हैं और अधिक से अधिक पैसा वसूल कर रहे हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आमेर राज्य को जब खालसा घोषित कर दिया गया था तो सवाई जयसिंह की दृष्टि मराठों पर लग गई थी और उसने महाराणा अमर सिंह और बहादुर शाह के विरुद्ध शाहू से सैनिक सहायता लेने का प्रयास किया और मालवा की सूबेदारी के दौरान जयसिंह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मराठा समस्या का हल सैनिक शक्ति से नहीं बल्कि शांति और समझौते से हो सकता है और इसलिए जयसिंह ने मराठों के प्रति तलवार की नीति न अपनाकर समझौते की नीति अपनाई और 1729 ईस्वी में मराठों ने उज्जैन के साथ साथ मालवा में धन वसूलते हुए चिमनाजी आपा ने राजस्थान के राजगढ़, रामपुरा, जावद आदि स्थानों को लूटकर पूना चले गए थे। इस प्रक्रिया से राजपूत नरेश परेशान हो गए थे। उन्होंने जयसिंह को कदम उठाने के लिए अनुरोध किया। मराठों के निरंतर बढ़ते आक्रमण पर जयसिंह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि राजस्थान पर मराठा आक्रमण का प्रमुख आधार जो है वो मालवा का बढ़ता हुआ प्रभाव है। तो जयसिंह ने मालवा से रहकर मराठों को रोकने की नीति अपनाई और जयसिंह ने मुगल सम्राट से अनुरोध किया कि मराठों के बढ़ते हुए प्रभाव हेतु या तो उसे मालवा का सूबेदार बना दें या मंदसौर में उसे नियुक्त कर दें। मुगल सम्राट ने इन दोनों शर्तों को अस्वीकार किया और तत्कालीन परिस्थितियों में जयसिंह को दूसरी बार स्वीकार कर लिया था और इस दूसरी बार मालवा का सूबेदार बनाया। और इसके पीछे कारण ये था कि उत्तर में निजाम मराठों से परास्त हो चुके थे और मालवा का सूबेदार गिरधर बहादुर मराठों को रोकने में असफल हो गया था। तो मालवा का सूबेदार बनने के पश्चात जयसिंह ने मराठों के प्रति समझौते की नीति अपनाई और इधर जब तक हम देखते हैं कि चाहे जयपुर है, मारवाड़ है, मराठे हैं, कोटा है, सब मराठों से अकेले अकेले संघर्ष करके परेशान हो चुके थे और अकेले अकेले हराने में वे सक्षम नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में महाराजा जयसिंह ने अपनी शक्ति को निर्बल पाते हुए तथा मराठों के बढ़ते हुए आक्रमण हेतु उसने राजपूताना आदि के राजाओं को एकत्रित कर और मुकाबला करने की योजना बनाई। मराठों की शक्ति को कम करने में सभी शासक उत्सुक थे। सभी राजपूत नरेशों को एक स्थान पर एकत्रित कर सर्वसम्मति से हुरडा में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के जन्मदाता महाराणा संग्राम सिंह से पूर्व ही
उनका देहांत हो चुका था और संग्राम सिंह की मृत्यु के 40 दिन बाद महाराणा जगत सिंह ने इस सम्मेलन में भाग लिया। ये सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को गुलाबपुरा और विजयनगर के मध्य मेवाड़ में स्थित हुडा नामक स्थान, जो कस्बा के रूप में है, वहाँ आयोजित हुआ था। हुडा सम्मेलन राजस्थान के 2 प्रतिनिधि बड़े राज्यों के नरेशों जयपुर और मेवाड़ द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें सभी नरेशों ने भाग लिया था और सभी को समर्थन और सहयोग इनको प्राप्त हुआ था, सभी का सम्मेलन। इस हुडा सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि मराठा आक्रमण से राजस्थान की रक्षा की जाए और इसके लिए राजपूत राज्यों को संगठित होना होगा। दूसरी बात थी, जयसिंह अपना राज्य विस्तार करना चाहता था और ये तभी संभव हो सकता था जब मराठों के विरुद्ध राजपूत संगठन बन जाए। तीसरा था कि जोधपुर का राजा अभय सिंह गुजरात में राज्य विस्तार करना चाहता था और ये मराठों के प्रतिबंध लगाने से ही हो सकता था। इसके अलावा मंसूर के युद्ध में जयसिंह मराठों से परास्त हुआ था, तो मराठों से अपनी पराजय का बदला भी लेना चाहता था। इसके अलावा उत्तराधिकार के आंतरिक मामले में भी दूसरे राजा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसके लिए भी इस सम्मेलन में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह, मेवाड़ के राणा जगत सिंह सेकंड और मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह, कोटा के राजा हाड़ा दुर्जन साल और बीकानेर के जोरावर सिंह, करौली के गोपाल सिंह, किशनगढ़ के राज सिंह, ये सभी, नागौर के राजा भक्त सिंह, ये सब हुडा में सम्मिलित हुए। सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई शासकों के साथ रतलाम, शिवपुरी, ईडर, गोंड, यहाँ के भी अन्य राजपूतों ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की थी। इस सम्मेलन में जो समझौता हुआ उस पर उपस्थित शासकों ने 17 जुलाई 1734 को हस्ताक्षर किए और इसकी जो शर्तें थी कि राजस्थान के सभी शासक धर्म को शपथ लेकर एक दूसरे की विपत्तियों में मित्रतापूर्ण सहयोग देंगे, एक दूसरे का आपस में अपमान समझा जाएगा, एक का अपमान दूसरे का अपमान समझा जाएगा। दूसरी बात थी कि मराठों की घुसपैठ को रोकने के लिए राजपूत मुगल बादशाह से भी मदद लेंगे। तीसरी बात थी कि किसी एक शासक के शत्रु को दूसरा शासक किसी भी प्रकार का सहयोग आश्रय नहीं देगा। चौथी शर्त थी कि मराठों से लड़ने वाली राजपूत सेना में मेवाड़, कोटा, जयपुर, मारवाड़ की सेना की प्रधानता होगी। पांचवी बात थी कि मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के पश्चात कार्य आरंभ किया जाएगा और सभी शासक रामपुरा में एकत्रित होंगे और यदि कोई नई कार्यवाही शुरू की जाए तो सभी शासक एकत्रित होकर उसमें सहयोग देंगे। तो खानवा के युद्ध के पश्चात राजस्थान में पहली बार हुडा सम्मेलन के संगठन के निर्माण का संकल्प या राजपूत एक मंच पर इकट्ठे हुए थे और इस समझौते के निर्धारित समय पर रामपुरा में एकत्रित होने की शर्त में किसी भी नरेश ने आगे चलकर देखते हैं कि पालन नहीं किया था और हुडा समझौता केवल कागजी कार्यवाही बनकर रह गया था। ये सम्मेलन अपने लक्ष्य में पूर्णतः असफल रहा और मराठों को इस प्रकार की योजना का जब पता चला तो उसने मेवाड़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट की। सवाई जयसिंह से अलग से मराठों ने संधि कर ली, मेवाड़ और मारवाड़ को अपने भाग्य पर छोड़ दिया। जयसिंह की कूटनीतिक चाल थी, उसने सम्मेलन से सभी राजाओं के साथ विश्वासघात किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हुडा सम्मेलन उच्च आदर्शों के लिए जो बना था वो स्वार्थ के धमाकों के आगे सब कुछ खत्म हो गया था। तो कई बार इतिहासकार कहते हैं कि हुडा सम्मेलन एक ऐतिहासिक समझौता था और ऐतिहासिक होते हुए भी ये इतिहास को परिवर्तित नहीं कर सका, क्योंकि अपने स्वार्थों की वजह से कोई भी जिस रामपुरा नामक स्थान पर सबको पहुंचना था वहाँ कोई भी नहीं पहुंचा और ये एक तरह से कागजी कार्यवाही बनकर रह गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि इन आक्रमणों का मराठों का राजस्थान में प्रवेश या मराठों के राजपूताना के राज्यों के साथ जो आक्रमण होते रहे, इन सब का प्रभाव यहाँ पर क्या पड़ा।
तो पहला प्रभाव राजपूत राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। आर्थिक स्थिति में गिरावट यहाँ के राज्यों में हमें दिखाई देती है। शासकों का आपसी कलह दिखाई देता है और सैन्य शक्ति का पतन वो भी देखा जा सकता है। तो मराठा आक्रमण का प्रभाव, सबसे पहले जो बिंदु है, राजपूत राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। पहले राजस्थान में मराठों का प्रवेश किराए के सैनिकों के रूप में हुआ था, पर जयपुर बूंदी संघर्ष के समय मराठों की सैनिक शक्ति का क्रय किया गया था। इसके बाद जोधपुर, मेवाड़, जयपुर, इनके उत्तराधिकार संघर्ष को सुलझाने के उद्देश्य से मराठों ने यहाँ प्रवेश किया। लेकिन जब विजयी उत्तराधिकारी मराठों के धन को अदा करने में असफल हुआ तो मराठों ने सैन्य शक्ति का उपयोग किया। फलस्वरूप राजपूत राज्यों को लगातार चौथ और खिराज मराठों को देने के लिए बाध्य होना पड़ा और उन्होंने इन करों की वसूली के लिए राजपूत राज्यों में अपने अधिकारियों को नियुक्त कर दिया। तो इन अधिकारियों की नियुक्ति राजपूत राज्यों के लिए सिरदर्द बन गई। तो इस प्रकार मेवाड़, जयपुर, मारवाड़ में मराठों का राजनीतिक प्रभुत्व कायम हो गया। दूसरा प्रभाव, राजस्थान की भूमि पहले भी उपजाऊ नहीं थी और दूसरा व्यापार भी इनका नाम मात्र का था। कृषि व्यवस्था भी नगण्य थी। मराठों के आक्रमण के कारण, उनकी लूटपाट के कारण यहाँ की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई थी। इसके अलावा राजपूतों, राजाओं और उनके सामंतों ने भी आपसी संघर्ष की स्थिति को और अधिक बिगाड़ दिया था और राजस्थान के शासकों की समृद्धि मुगलों के पतन के साथ ही समाप्त हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में मराठों का राजपूत राज्यों को लगातार शोषण करना राजस्थान की आर्थिक स्थिति को और अधिक शोचनीय बनाता जा रहा था। तीसरा कारण है शासकों का आपसी कलह। मुगल सत्ता के पतन के बाद राजपूत राजाओं और उनके सामंतों के आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गए थे, क्योंकि मुगलों के संरक्षण के कारण राजपूत राजाओं ने अपने सामंतों या अपने शासकों के साथ इनके संबंध अच्छे रहे थे। सामंत अपने शासकों से भयभीत रहते थे क्योंकि मुगल सेना का दबाव वो जानते थे और उन पर बना रहता था। लेकिन मुगल सत्ता के पराभव ने उनके सामंतों को सिर उठाने की हिम्मत दे दी थी। इसके साथ ही मराठों के समक्ष राजपूत शासकों की निर्बलता ने उनको और अधिक दुस्साहसी बना दिया था। अतः सामंत जो थे स्वेच्छाचारिता का व्यवहार करने लगे, जिसके फलस्वरूप शासकों और सामंतों के मध्य संघर्ष होने लगा और इन अवसरों का लाभ मराठों ने उठाया और एक दूसरे के विरुद्ध सैनिक मदद करके उनसे ऊंची रकम भी वसूलते रहे। तो उनकी राज्य की जो व्यवस्था थी वो नष्ट होने लगी और राज्य में अनुशासन भी इस कलह की वजह से नाम मात्र ही रह गया था। सैन्य शक्ति का पतन भी हमें राजपूत राज्यों में दिखाई देता है। राजपूत राजाओं के आपसी झगड़े और सत्ता के लिए दावेदारी, इसकी वजह से जो इनके बीच में कलह होता था उससे सैन्य शक्ति के पतन का मार्ग प्रशस्त हो गया था। इन आपसी संघर्षों में निरर्थक ही हजारों सैनिकों की मृत्यु होती रही। आर्थिक दुर्दशा के कारण राजपूत शासक अपनी सैन्य शक्ति को सुधारने और सुदृढ़ करने में असफल रहते थे। उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र का अभाव भी था। इसके अलावा उच्च श्रेणी के अश्वों को लेने के लिए उनके पास धन नहीं था। तो सैन्य शक्ति के निर्बल होते ही राज्य की आंतरिक व्यवस्था भी चरमराने लगी थी। इनकी निर्बल सैन्य स्थिति का भरपूर लाभ मराठों ने उठाया और राजपूत शासकों में शौर्य की कमी नहीं थी, लेकिन आंतरिक परिस्थितियों के समक्ष उनका पराभव फीका सिद्ध हुआ। राजपूताना के राजपूत शासक मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ आधार स्तंभ होते थे और यही सुदृढ़ आधार स्तंभ अपनी जड़ों को संभालने में असहाय अनुभव कर रहे थे। उनकी इन परिस्थितियों का लाभ पहले मराठों को और बाद में अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। तो मराठों का प्रभाव यहाँ पर देख सकते हैं कि राजपूताना पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था।